अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हम लोग जो है वो मशीन डिज़ाइन का जो कोर्स है इसकी जो डिफरेंट डिज़ाइन की जो पैरामीटर्स या डिज़ाइन की जो मशीन जिसमें डिज़ाइन करते हैं उसमें डिफरेंट हमारे पास पार्ट्स आते हैं। इससे पहले हम लोग बेल्ट्स की जो उसकी डिज़ाइनिंग और उसकी जो लेंथ और वो हमने चीज़ें निकाली थी। अच्छा, आज जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली ज़्यादा हमारा फोकस होगा जो बेल्ट ड्राइव्स के लिए जो हमारे लिए हमारे साथ पुली इस्तेमाल होती है इस मैकेनिज्म को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसके बारे में आज हम जो है ना डिस्कस करेंगे। तो जो इसमें जो है ना पुलीस जो है ना डिफरेंट टाइप ऑफ पुलीस होती हैं। एक उसमें फ्लैट बेल्ट पुलिस होती है। फ्लैट बेल्ट पुलिस वो होती है जिसमें जो है ना जो सरफेस है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, उसमें कोई ग्रूव्स नहीं होते या कोई भी जो है ना उसके अंदर वो नहीं होता, बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस होता है बिल्कुल राउंड शेप में। ठीक है, तो ये बेसिकली दीज पुलीस आर यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन शेप टू अनदर बाय मींस ऑफ फ्लैट बेल्ट, वी बेल्ट्स एंड रोप्स। ठीक है, रोप्स और जो है ना इसमें वी बेल्ट्स और ये जो आपको फ्लैट बेल्ट्स हैं इसके अंदर ये आपकी जो है ना इस इन इन बेल्ट्स के साथ ये वाली पुलिस यूज होती है, फ्लैट बेल्ट पुलिस में जो है ना आपके पास जो है ना सरफेस, since the velocity ratio is inverse ratio of the diameter of the driving and the driven pulley, therefore the pulley diameter should be carefully selected in order to have the desired velocity ratio। ठीक है, अब हमें वेलोसिटी रेशियो जो हमें चाहिए, हमने जो है ड्राइवर को या फॉलोअर को जो चलाना है उसको किस स्पीड में चलाना है और उसकी जो हमारे पास जो ड्राइवर है उसकी क्या उसकी जो स्पीड है, तो उस हिसाब से हमने जो डिज़ाइन करना है उस हिसाब से हमें फिर डायमीटर सेलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि इसकी हमने पहले इसकी डिज़ाइनिंग में देखा है बेसिकली इनवर्स रेशियो ऑफ डायमीटर होता है वेलोसिटी रेशियो जो होती है। ठीक है, द पुली मस्ट बी इन परफेक्ट अलाइनमेंट इन ऑर्डर टू अलाउ द बेल्ट टू ट्रेवल इन लाइन नॉर्मल टू पुली फेसेस। तो ये हमारे पास ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पुली जो है ना वो परफेक्ट अलाइनमेंट होनी चाहिए जब हम चाह रहे हैं कि बेल्ट जो है ना ट्रेवल जो है ना वो करे इन नॉर्मल टू द पुलिस फेसेस। जो है ना बेल्ट की जो मूवमेंट है वो नॉर्मल हो पुली फेसेस है। The pulley may be made up of cast iron, cast steel, pressed steel and wood and paper। तो ये डिफरेंट इसकी जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग के जो आ रही है इसकी जो है डिफरेंट जो हमारे पास आती हैं कि कौन कौन सी जो है ना इसके अंदर हमारे पास जिस मटेरियल से बने होते हैं उसके जो है ना हर मटेरियल की एक अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमने पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हर प्रॉपर्टी की तो हमारे पास 1000 टाइप ऑफ जो है एनवायरमेंट कंडीशन होती है, तो उस हिसाब से जो है ना हमें देखना पड़ता है कि कौन सी इस कंडीशन में और इसके अंदर क्या स्ट्रेसेस लग रहे हैं, उसमें हमें क्या चीज़ कितनी जो है ना उसकी जो है ना फ्रिक्शन चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमें देख के हम लोग डिसाइड करते हैं पुली का मटेरियल। तो कास्ट मटेरियल शुड हैव गुड फ्रिक्शन एंड वेयर करेक्टरिस्टिक्स जो है ना उसमें होने चाहिए जो हम जिसको डिज़ाइन करने जा रहे हैं, जिस सिस्टम के लिए ये पुली डिज़ाइन करने जा रहे हैं। द पुली मेड अप ऑफ प्रेस स्टील लेटर देन द कास्ट पुली। ठीक है, जो आपके पास जो प्रेस स्टील होता है उसका जो है ना वो बेसिकली लेटर होते हैं कास्ट पुलिस से। जो कास्ट जो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कास्ट पुलिस कौन सी होती है। बट इन मैनी दे हैव लो फ्रिक्शन एंड में प्रोड्यूस एक्सेसिव वेयर। तो होती की वेट लाइट है, लेकिन अब उसमें क्या होता है उसका नेगेटिव जो है वो है कि उसमें फ्रिक्शन भी लो होती है और एक्सेसिव वेयर उसमें आ जाता है, उसमें टूटने का खतरा ज़्यादा आता है। तो इसमें हमारे पास जो टाइप ऑफ पुलिस है फॉर फ्लैट बेल्ट, तो उसमें हमारे पास जो है ना वो कुछ टाइप्स 5 टाइप्स की हैं तकरीबन। इसमें आपके पास एक सबसे पहले है कास्ट आयरन पुली, फिर स्टील पुली, वुडन पुली, पेपर पुली एंड फास्ट एंड लूज पुली। तो हम इसको जो है ना सारी पुलिस को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं डिटेल के अंदर। तो नंबर वन हमारे पास है कास्ट आयरन पुली। कास्ट आयरन पुली जो है ना जनरली मेड अप ऑफ, जैसे नाम से शो रहा है कि ये जो है ना कास्ट आयरन की जो है ना वो बनी होती हैं। तो बिकॉज ऑफ देयर लो कॉस्ट, ये लो कॉस्ट में जो है ना पुलिस होती हैं। दे इसमें जो इसमें रिम आपके पास होता है, द रिम इज हेल्ड इन प्लेस बाय द वेब। ठीक है, जो हमारे पास ये इसको जो है ना हमारे पास ये सेंट्रल बॉस होता है और इसके अंदर ये आर्म्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास ये रिम होता है, इसको हम रिम कहते हैं इसकी जो। ठीक है, तो ये जो हमारे पास रिम होता है हमारे पास जो उसके अंदर सेंट्रल बॉस होता है उसके पास आर्म्स होते हैं, कुछ इस शेप में भी होते हैं, कुछ स्ट्रेट शेप में भी होते हैं। तो डिफरेंट इसकी मैन्युफैक्चरिंग, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे हमें थोड़ा ज़्यादा उसके वो मिलते हैं, वही हमें देखना ही पड़ता है कि उसकी किस तरह की हमारे पास, अगेन वही बात होती है इन्वायरमेंट किस तरह का है या हमारे पास जो कंडीशंस है वो क्या है, उस हिसाब से हम इसको डिज़ाइन करते हैं। द आर्म मे बी स्ट्रेट एंड कर्व एज शोन इन फिगर ए एंड बी। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि यहाँ आर्म जो है वो ए में स्ट्रेट है बिल्कुल और बी में थोड़ा कर्व है।
एंड क्रॉस सेक्शन इज यूजली एपिलिटिकल, ठीक है। क्रॉस सेक्शन जो है ना वो एपिलिटिकल होता है इसमें, जिसके अंदर क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है। व्हेन अ कास्ट पुली contact in the mold and the arms are in a state of stress and very reliable to break, ठीक है। जब इसके अंदर कास्ट पुली के अंदर जो है ना मोल्ड मोल्ड किया जाता है इसको, तो उसमें जो आर्म है वो उसके अंदर स्ट्रेसेस आते हैं, यहाँ पे स्ट्रेसेस आते हैं डिफरेंट, तो इसकी वजह से इसमें जो है ना कि चांसेस होते हैं कि ब्रेक होने के इसके। तो द कर्व आर्म टेंड टू यील्ड रेदर देन टू ब्रेक, ठीक है। जो आपके पास यहाँ पे जो कर्व आर्म है ये बेसिकली यील्ड की तरफ ज़्यादा चली जाते हैं रेदर देन ब्रेक, ठीक है। द आर्म्स आर नियर द हब, ठीक है। जो है ना ये हब है इसमें, इसको हजरमैन को हब कहते हैं, ये जो आपको ये पार्ट नजर आ रहा है इसको हब कहते हैं। तो हमारे पास दूसरी टाइप ऑफ पुली है वो स्टील पुलीज है। स्टील पुली जो है ना वो बेसिकली प्रेस स्टील शीट से बनाई जाती है, यहाँ पे नजर आ रहा है। एंड हैव ग्रेट स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। इसकी ड्यूरेबिलिटी और ग्रेट स्ट्रेंथ जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और जो है ना इसमें एक और एडवांटेज है कि वो लाइटर इन वेट होता है, ठीक है। 40 to 60% जो है ना उसका वेट कम होता है खास तरह से। अगर हम सेम कैपेसिटी की लेते हैं पावर ट्रांसफर करने के लिए, इधर से हमने स्टील पुली ली, उधर से हम कास्ट आयरन पुली, तो इसका जो वेट होगा वो 40 to 60% कम होगा। They present a coefficient of friction with leather belting with at least equal to that obtained by cast iron pulley, ठीक है। उसमें जो coefficient of friction है वो लेदर बेल्ट के साथ इनका बराबर होता है तकरीबन कास्ट पुली के साथ, तो इस वजह से फ्रिक्शन coefficient of friction में इतना फर्क नहीं आता, लेकिन वेट का जरूर अलबत्ता फर्क है। स्टील पुली आर जनरली मेड इन टू हाफ विच इज बोल्टेड टुगेदर, ये बेसिकली दो हाफ में बनाई जाती है, मतलब एक हाफ यहाँ पे है, ये तो इस फिगर में नजर नहीं आ रहा, लेकिन अमूमन जो इसके अंदर वो बनाई जाती है वो दो हाफ में होती है। एक इस तरह यहाँ हाफ है, एक ये पार्ट होगा इसका, दूसरा ये ऊपर वाला पार्ट अपर पार्ट, ये इस तरह होगा, ये इस तरह दरमियान में होगा। तो ये दो पार्ट के अंदर बनाई जाती हैं, तो उसको फिर बाद में बोल्ट किया जाता है। और द क्लैंपिंग एक्शन ऑफ द हब होल्ड द पुली टू इट्स शाफ्ट, थस नो की इज रिक्वायर्ड एक्सेप्ट द मोर सीवियर सर्विस, ठीक है। तो हमारे पास जो क्लैंपिंग एक्शन है ऑफ द हब होल्ड द पुली टू इट शाफ्ट, ठीक है। ये हमारे पास जो ये हब है ये बेसिकली शाफ्ट में जो है फिट होता है, तो इसमें जो है कभी कभार हमें जो है इस वजह से कभी की रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन कुछ सर्विसेज में हमें की जरूरत भी पड़ जाती है। स्टील पुलीज आर जनरली इक्विप्ड विद इंटरचेंजेबल बुशिंग्स एंड टू परमिट देयर यूज द शाफ्ट ऑफ डिफरेंट साइज, तो इसमें जो है ना स्टील शाफ्ट में ये भी एक एडवांटेज है कि ये जो है ना इंटरचेंजेबल बुशिंग्स के अंदर होती हैं, ये जो कि फायदेमंद होती हैं अगर आप डिफरेंट साइज ऑफ शाफ्ट को एक ही पुली में, मतलब हमारे पास ये अगर मिसाल के तौर पे 10 mm है इसके दरमियान में शाफ्ट का जो डायमीटर है, तो हम इसको 10 के लिए और 12 के लिए और इस तरह 13 14 के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि बुशेस होते हैं उसको हम रिप्लेस कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, तो इसमें ये भी एक एडवांटेज होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है वुडन पुली। वुडन पुली जो है एक समझ लें कि वुडन पुली जो है ना लाइटर और हायर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ना वो ज़्यादा होता है और उसमें वेट भी इसका कम होता है, और ये बड़े अरसे से चली आ रही है, बड़े क्योंकि पुली का सिस्टम, पल्ट पुली का सिस्टम बड़ा पुराना है, बड़ी पुरानी इजाद है इसकी। तो ये जो वुडन पुलीज हैं ये मतलब आम उसके लिए आम पिछले पुराने ज़मानों में जब तरक्की नहीं हुई साइंस की, तो उसमें ये अवेलेबल होती थी और वहाँ पे हम ये देखी जाती थी, वुडन पुलीज जो है ना बनती थी। These pulleys have two into third of the weight of the cast iron, मतलब 2/3 जो है ना इसका वेट होता है कास्ट आयरन पुली से, ऑफ सिमिलर साइज, उसी साइज की आपके पास जो पुली मिल जाती है वो बहुत लाइट वेट की मिल जाती है। They are generally made from selected maple which is laid in segment and glued together with heavy pressure, ठीक है। ये जो है ना बेसिकली बनाए जाते हैं दो, जैसे मैंने आपको पिछले समय बताया स्टील में भी जैसे दो पार्ट होते हैं, इसमें भी दो पार्ट होते हैं, लेकिन ये आपस में मिलाए जाते हैं ग्लू के जरिए, वो स्क्रूज के जरिए मिलाए जाते हैं और इसको ग्लू के जरिए बनाया जाता है बराबर, इसमें हैवी प्रेशर दिया जाता है ताकि ज़्यादा ये वो प्रेशर को अडॉप्ट कर सकते, ठीक है। दे आर केप्ट फ्रॉम absorbing moisture by protecting coating of shelling or varnish so that wrapping may not occur, ठीक है। इसकी जो है ना ये एक और जो इसकी पॉजिटिव क्वालिटी है वो ये है कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग की वजह से,
क्योंकि वो शेलिक या वार्निश जो पॉलिश होती है एक तरह से, ये वुडन में तो आपको पता पॉलिश हो जाती है, तो उसकी वजह से हम जो है ना मॉइस्चर को जो है ना वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, इसके अंदर स्लाइड होती है। These pulleys are made both solid or split with cast iron hubs with keyways or have adjustable bushings which prevent relative motion rotation between them and the shaft friction. ठीक है, ये जो है ना बहुत जो है ना सॉलिड और जो है ना स्प्लिट जो है ना कास्ट आयरन के साथ हब इसके बनाए जाते हैं, इसमें की वेज भी होते हैं और हैव एडजस्टेबल बुशिंग और जैसे स्टील की बात कर रहे थे हम, बुशिंग डिफरेंट शाफ्ट के लिए हम उसको जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसमें भी इस केस में भी हम डिफरेंट शाफ्ट के साथ इसको अटैच कर सकते हैं। और शाफ्ट बाद उसमें जैसी बात है, इसमें जो है ना फ्रिक्शन रेजिस्टेंस की जो बात करते हैं, मैंने आपको बताया इसमें हायर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। और लास्ट थिंग जो इसके अंदर, these pulleys are used for motor drive in which the contact arc between the pulley face and belt is restricted। ये ज़्यादातर हमारे पास मोटर ड्राइव के लिए जो है ना इसको हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे कॉन्टैक्ट आर जो होता है बिटवीन द पुली फेस एंड द बेल्ट इज रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो इसको हम वहाँ पे ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेपर पुली। पेपर पुली जो है ना जैसे नाम से शो हो रहा है, इसके पेपर पुली जो है ना मेड आउट कंप्रेस्ड, इसके अंदर पेपर फाइबर यूज़ करके हम जो है ना उसको जो है ना वो बनाते हैं। इसका जो बेसिक ज़्यादा फंक्शन यही होता है कि इसमें जो है ना जो फ्रिक्शन है वो जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, वो हाई हो जाता है पेपर को यूज़ करने से। These pulleys are usually used for belt transmission from electric motor when the center of the center shaft is center or to center shaft distance is small। जब उसमें center shaft distance जो है ना वो small होता है तो हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास फास्ट एंड लूज पुली। फास्ट एंड लूज पुली हम जैसे पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि जब हमारे पास यूज्ड ऑन शाफ्ट enabled to machine to be started और स्टॉप एट विल। और जब हम चाहते हैं कि ऐसी मोटर या कोई ऐसी इंजन लगा होता है, उसको जो है ना हम जो है ना उसमें आउटपुट ले रहे होते हैं, आउटपुट हमें एक टाइम ऐसा आता है बाद होता कि हमें आउटपुट नहीं चाहिए होती, तो हम उसको बंद नहीं करना चाहते इंजन को, तो उस केस में फिर हम फास्ट एंड लूज पुली को यूज करते हैं। तो उसमें होता यही है कि जब हमें जरूरत होती है तो हम फास्ट की को जो है ना उसको अटैच कर देते हैं मशीन शाफ्ट के साथ, और जो लूज पुली है वो जो है ना फ्री रन होती है उसमें, मतलब उसका रन जो है ना वो किसी आउटपुट नहीं देता। तो इस केस में जो है ना हम फास्ट एंड लूज पुली को यूज करते हैं। द बेल्ट रन ओवर द फास्ट पुली टू ट्रांसमिट पावर मशीन एंड इट शाफ्ट टू द लूज पुली व्हेन द मशीन इज नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट पावर। ठीक है, जब हमें आउटपुट उसकी रिक्वायर्ड नहीं होती, पावर ट्रांसमिट नहीं चाहिए होती, तो हम उसको लूज पुली को डाल उसके बेल्ट को लूज पुली को कन्वर्ट कर देते हैं। कोई भी जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कोई भी हमारे पास मैकेनिज्म है जिसको हम यूज करके बेल्ट को जो है ना लूज पुली को कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि मशीन जो है ना वो या इंजन या मोटर है वो आपके पास उसको स्टॉप नहीं किया जाता, वो रोटेट होती रहती है, और जो आपके पास आउटपुट है पावर ट्रांसमिटिंग की, वो जो है ना जीरो हो जाती है। तो जब हमें जरूरत होती है तो हम उसको कीट मशीन से उसके साथ अटैच कर देते हैं। ठीक है, द रिम ऑफ द फास्ट पुली इज मेड लार्जर देन द लूज पुली। ठीक है, जो रिम होता है जो फास्ट पुली का वो हमेशा लार्जर बनाया जाता है लूज पुली से। तो द बेल्ट दैट बेल्ट में रन सेक्टली टू द लूज पुली, तो यार आसानी से जो है ना वो बेल्ट जो है ना वो ट्रांसमिट हो जाए लूज पुली की तरफ। द लूज पुली यू यूजुअली हैव longer hub in order to reduce wear and the friction and it require proper lubrication। ठीक है, जो लूज पुली होता है उसका जो है ना हब जो है वो लॉन्गर बनाया जाता है बिकॉज टू ऑफ रिड्यूस वेयर, उसके अंदर रिड्यूस तो वेयर कम से कम हो, फ्रिक्शन भी, और जो है ना रिक्वायर प्रॉपर लुब्रिकेशन भी, वो जो है ना उसके अंदर लुब्रिकेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करते हैं डिजाइन ऑफ कास्ट आयरन पुली की, तो इसमें हमारे पास डायमेंशन ऑफ द पुली की बात करें तो द डायमेंशन ऑफ द पुली डी में बी ऑब्टेन्ड आइदर फ्रॉम द वेलोसिटी रेशियो कंसीडरिंग और द सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस कंसीडरेशन इन ऑर्डर द सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस इंड्यूस इन द रिम ऑफ द, अगर जो स्ट्रेसेस की बात करते हैं वो आपके पास स्ट्रेसेस जो है वो ये इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, रो इंटू वी के स्क्वायर। रो आपको पता है डेंसिटी होती है किसी मटेरियल की रिम की, और जो है ना जो कि 70 to 100 kg पर मीटर क्यूब है फॉर कास्ट आयरन, और वी जो है ना वो आपके पास वेलोसिटी ऑफ द रिम है जो कि पाई डी एन ओवर 60 से निकला है। ठीक है,
उसके अलावा if the width of the belt is known then the width of the pulley of the face of the pulley B is taken 25 greater than the width of the belt। ठीक है, अगर आपके पास बेल्ट की विड्थ गिवन है तो आप जो है ना पुली का जो फेस है, द विड्थ ऑफ द पुली और फेस जो है ना उसको आप निकाल सकते हैं, क्योंकि वो आप हमेशा लेते हैं 25 ज़्यादा 25% ग्रेटर देन बेल्ट का जो विड्थ होती है। तो उसको हम लिख सकते हैं बी, अगर हम कहते हैं कैपिटल बी से हम डिनोट करते हैं इसका विड्थ, तो हमारे पास 1.25 इंटू बी, बी जो है आपके पास विड्थ ऑफ बेल्ट है। ठीक है, और द थिकनेस ऑफ द पुली रिम वेरीज फ्रॉम, जो आपके पास थिकनेस है रिम की वो वेरी करती है, इसको हम थिकनेस कहते हैं। जो आपके पास रिम है ये रिम है, इसकी थिकनेस, ये आपके पास इसकी जो है विड्थ आ गई और ये थिकनेस आ गई। थिकनेस ऑफ द रिम जो है ना वो वेरी करता है फ्रॉम कैपिटल डी ओवर 300, जो डी जो आपके पास डायमीटर ऑफ द पुली है, ठीक है, ये इस डायमीटर का जो आपके पास डायमीटर है इसके डिवाइडेड बाय 300 प्लस 2 mm, 2 डी ओवर 200 प्लस 3 mm तक हम जो लेते हैं सिंगल बेड के लिए। और डबल बेड की बात करते हैं तो उसके लिए हम ये लेते हैं कैपिटल डी ओवर 200 प्लस 6 mm, ये आपके पास थिकनेस आ जाती है पुली रिंग की। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं डायमेंशन ऑफ आर्म की। जो डायमेंशन ऑफ जो आर्म के डायमेंशन है, ये हम जो है ना नंबर ऑफ आर्म में भी टेकन एज 4 ऑफ द पुली डायमीटर फ्रॉम 200 mm टू 600 mm तक जो है ना हम जो है ना वो नंबर ऑफ आर्म जो होते हैं, जैसे ये जो नंबर ऑफ आर्म यहाँ पे हमें 3 नजर आ रहे हैं, इस केस में आपके पास 3 नंबर ऑफ आर्म है, तो हम 4 लेते हैं उसके लिए जो हमारे पास 200 mm से लेकर 600 mm तक आपके पास जो डायमीटर की पुलिस होती है। अगर हमारे पास 600 टू 1500 mm की डायमीटर की जो पुलिस है उसके लिए फिर हम नंबर ऑफ आर्म 6 लेते हैं। द क्रॉस सेक्शन ऑफ आर्म यूजुअली elliptical with major axis A1 equal to twice। ठीक है, एलिप्टिकल एक शेप होता है जो कि यूजुअली इसका आर्म का एक स्पेशल शेप हम लेते हैं, जो कि मेजर एक्सिस इसमें जो है ना वो ट्वाइस टू माइनर एक्सिस होता है। It is further assumed that at any given time the power is transmitted from the hub to the rim or vice versa through only half the total number of the arm। ठीक है, जो हम उसके अंदर हमारे पास जो पावर ट्रांसमिट होती है फ्रॉम द हब टू द रिम जो है ना, और वाइस वर्सा, मतलब हमने रिम से जो है ना अगर हब में पावर ट्रांसफर करनी है या जो आर्म से उससे हम हब से रिम में ट्रांसफर करनी है, तो उसमें हम कहते हैं ये कि इसमें जो एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है कि हाफ जो है ना वो बेसिकली जो है ना वो टोटल नंबर ऑफ बेसिकली वो होती है आर्म्स के तरीके से। तो हम जो है ना एक फाइंड एक वैल्यू एक सिंपल एक हमारे पास एक निकाल लेते हैं टेंजेंशियल लोड पर आर्म निकालने के लिए। तो इसमें जो है हमारे पास पता है टी हमारे पास रेडियस टोटल टॉर्क ट्रांसमिटेड है, और आर कैपिटल आर रेडियस ऑफ पुली है, और इस तरह एन नंबर ऑफ आर्म्स है। तो उसके लिए हम एक जनरल एक फार्मूला यूज करते हैं तो टेंजेंशियल लोड पर आर्म के लिए डब्ल्यू टी इक्वल टू टी ओवर आर ओवर एन इंटू टू, या टू टी इंटू आर ओवर आर एन। ये हमारे पास एक सिंपल फार्मूला है डायमेंशन ऑफ आर्म को निकालने के लिए, इस पे जो लोड लग रहा है वो फाइंड करने के लिए। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम बेंडिंग ऑफ आर्म एट द हब एंड इस जो है ना वो आपके पास ये है, अभी सी बात है जो आपके पास लोड होता है मोमेंट होता है वो फोर्स इंटू आर डिस्टेंस जो होता है उसको हम लेते हैं। ये आपके पास लोड है और ये आपके पास जो फोर्स लग रही है उसको वो इंटू आर ले लिया, तो आर आपके पास यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो आपका मोमेंट आपके पास 2t ओवर एन आ जाएगा। और हम सेक्शन मॉडुलस की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास पाई बाय 32 ओवर इंटू बी इंटू ए वन, ये कॉन्स्टेंट गिवन होता है जो आप सेक्शन मॉडुलस टेबल से आप निकाल सकते हैं डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंट जो शेप्स हैं उसके हम देख सकते हैं। नाउ यूजिंग द रिलेशन सिग्मा बी और सिग्मा टी जो है ना अगर हम देखें उसमें तो एम ओवर जेड आपके पास फॉर्मूला होता है किसी भी स्ट्रेस को फाइंड करने के लिए। तो उसमें जो है ना क्रॉस सेक्शन इन ऑब्टेंड हम जो है ना आर्म के जो क्रॉस सेक्शन है उसमें हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्ट्रेस कितने लग रहे हैं कैसे लग रहे हैं। द आर्म्स आर टेबल्ड फ्रॉम, जो आर्म जो होते हैं वो बेसिकली टेपर्ड होते हैं फ्रॉम हब टू रिम, जो है ना उसको थोड़ा टेपर किया जाता है। व्हेन द विड्थ ऑफ द पुली एक्सीड द डायमीटर ऑफ द पुली, विड्थ ऑफ द पुली जो है ना वो एक्सीड अगर हो जाए डायमीटर ऑफ पुली से, देन 2 रोज ऑफ आर्म आर प्रोवाइडेड, तो फिर हम जो है ना आर्म की जो है ना 2 रोज प्रोवाइड करते हैं। दिस इज डन टू अवॉइड हैवी आर्म इन वन। ठीक है, अब मेरे पास फिगर नहीं है, मैं फिगर डालना भूल गया हूँ, अगर मैं देखता हूँ उसमें अगर आगे आती है तो ठीक है, नहीं मेरे ख्याल में मिस हो गई है।
तो इसमें हम जो है ना डायमेंशन ऑफ हब की बात करते हैं। अब देखें इस हमेशा जो है ना किसी भी आपके पास जो पुली उसमें तीन चीज़ें, एक आपने पहले हमने बात की ये जो रिम है इसकी थिकनेस और विड्थ की बात की, फिर हमने बात की आर्म्स की, अब हम बात करते हैं हब की। हब जो है ना आपका ये कहलाता है जहाँ पे शैफ्ट अटैच होती है। तो ये आपके पास जो है द डायमीटर ऑफ द हब D1 इन टर्म ऑफ शाफ्ट D मे बी फिक्स्ड बाय द फॉलोइंग रिलेशन। इसका जो डायमीटर है वो हम लेते हैं 1.5 टाइम ऑफ D प्लस 25 mm। अब इसमें जो आपके पास डायमीटर ऑफ द हब शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2D, ठीक है। इसमें जो डायमीटर ऑफ द हब जो है ना वो डायमीटर हब 2D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो D है स्मॉल, ये आपके पास आ जाता है शाफ्ट डायमीटर, ठीक है। और इस तरह लेंथ ऑफ द हब जो है ना वो इसको हम जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ से जिसकी लेंथ है वो किस तरह लेते हैं π/2 मल्टीप्लाई बाय D, ठीक है। द मिनिमम लेंथ ऑफ द hub to 2/3 into capital B, it should be but it should not be more than width of the pulley, ठीक है। उसको जो है ना फिर जो है ना ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो लेंथ की है वो इससे इससे इतनी होनी चाहिए, लेकिन क्या है कि वो विड्थ ऑफ पुली से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक न्यूमेरिकल से रिलेवेंट हम देख लेते हैं। तो उस न्यूमेरिकल में आपके पास बड़ा एक सिंपल सा टॉपिक है, बहुत आसान है, इस वजह से मैं इसको आज हम इसको देख लेते हैं। इसमें एक न्यूमेरिकल है जस्ट a cast iron pulley transmit जनरेट 20 किलोवाट एट 300 आरपीएम, ठीक है। इसमें पावर हमें गिवन है और इसमें जो है नंबर इस जो स्पीड है वो भी हमारे पास गिवन है। तो डायमीटर ऑफ जो पुली है वो हमारे पास 550 mm है और हैज 4 नंबर ऑफ स्ट्रेट आर्म जो है ना वो हमारे पास 4 है। एलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन है हमारे पास इन विच द मेजर एक्सिस इज ट्वाइस द माइनर एक्सिस, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ आर्म इफ द लेवल बेंडिंग स्ट्रेस इज 15 मेगापास्कल, ठीक है। उसमें हमें जो बेंडिंग स्ट्रेस है सिग्मा बी वो 15 मेगापास्कल गिवन है। तो हमने क्या करना है डायमेंशन ऑफ आर्म्स निकालना है, ठीक है। विच द मेजर एक्सिस ऑफ द आर्म शुड लाई, हमने डायमेंशन ऑफ आर्म निकालने हैं। डायमेंशन ऑफ आर्म जो है ना हमारे पास ये गिवन है, हमने बी की वैल्यू निकालनी है और इसमें A1 की वैल्यू निकालनी है। डायमेंशन ऑफ आर्म्स है बेसिकली, क्योंकि A1 जो है ना हमारे पास इक्वल है टू B1 की, अगर इनमें से एक भी हमारे पास वैल्यू रहती है तो हम दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द न्यूमेरिकल, देखते हैं इसमें हमें जो है ना क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। मैंने बताया आपको जो है ना ये आपके पास वैल्यू इसको हम निकालना है। इसकी जो वैल्यू है वो बेसिकली सेक्शन मॉडुलस का जो फार्मूला z का फार्मूला था उससे निकलेगी। तो उसमें जो है ना हमें जो है ना क्योंकि A1 की वैल्यू भी गिवन नहीं है B1 की वैल्यू भी गिवन है, तो ये जो सेक्शन मॉडुलस का जो फार्मूला होगा उसको हम जो है ना एक मोमेंट वाले फार्मूले में पुट करेंगे, फिर वहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो उससे पहले हमें मोमेंट चाहिए और हमें जो है मोमेंट निकालने के लिए जो है ना हमें टॉर्क की वैल्यू चाहिए, ठीक है। टॉर्क की वैल्यू आप निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास पावर गिवन है और जैसे आरपीएम भी गिवन है, तो इससे जो है ना 2 पाई/60 से जो है ना हम वो वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो T=P/P×60/2πn, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 636 न्यूटन पर मीटर टॉर्क आ गया। तो यहाँ पे आपने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आप निकाल लेंगे, जो कि 2T/n से हमने इसको जो है ना पीछे फॉर्मूला देखा था, मतलब 2 × 36 हमारे पास 18 न्यूटन, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं न्यूटन मीटर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला वैल्यूज आ गई n की। फिर मैंने आपको बताया हम सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू को यूज़ करके हम जो है ना इसको निकालेंगे। इसमें जो है ना सेक्शन मॉडुलस में आपको पता है कि ये 32P/35B/A1 का, अब ये चीज़ दोनों हमारे पास अननोन है। अब इसके लिए आसान जो तरीका वो यही है कि हम मैंने आपको बताया A1 की जो यहाँ मैंने इसमें देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ मेजर एक्सिस ट्वाइस द माइनर एक्सिस, मतलब A1 जो है वो आपके पास मेजर एक्सिस है जो कि 2B1 की इक्वल है, तो हम A की वैल्यू यहाँ पे 2B1 डाल देते हैं, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, तो हमारे पास जो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो क्वेश्चन बनती है वो हमारे पास पाई/π/B1³ बन जाती है, ठीक है। अब ये वैल्यू हम जो है ना बेंडिंग स्ट्रेस का जो हमारे पास फार्मूला है M/Z उसमें डाल देते हैं। M की वैल्यू हमने निकाल लिया, ठीक है, और Z की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं।
इधर पुट करने के बाद हमारे पास जो एक हमारे पास b1 की वैल्यू है, वो सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास टर्म आ गई, और इधर से हमारे पास दूसरी टर्म आ गई 15 है। तो सिंप्लीफाई कर ले तो हमारे पास 8 10 मल्टीप्लाई 10 3 15, तो ये टर्म आ गई। और इसको जब हम क्योंकि यहाँ पे b1 की बात 3 है, तो इसका जब हम लेंगे अंडर रूट लेंगे 3 की पावर से, तो हमारे वैल्यू आ जाएगी b1 37.8। ठीक है, अब हमारे पास b1 की वैल्यू हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है हमने जो है ना पहले डिसाइड वो हमें गिवन है a1 जो है ना वो 2b की इक्वल है, तो a1 जो है ना वो 2b की b1 की वैल्यू निकालेंगे, तो ऑब्वियस बात है हमारे पास 75.6 आ जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट, ये हमारा आज का टॉपिक था, और मैं होता है कि हर लेक्चर के एंड में, ये लेक्चर एंड हो गया, टॉपिक खत्म हो गया, तो उससे रेलिवेंट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है इंडस्ट्री में जो भी चीज़ यूज़ हो रही है इससे रेलेवेंट टॉपिक से उसको ले लूँ, अगर वो नहीं मिलता तो एक जनरल एक हमारे पास नॉलेज होती है जो कि मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो ये हमारे पास जो है ना वो एक मीनिंग जायंट एंग्लो अमेरिकन इंस्टॉल्ड 250 किलो वॉट रुलमिका मोटराइज पुली, विच वेट, उसका जो वेट है वो हमारे पास 4980 kg है, और मेकिंग इट द फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल मोटराइज पुली इन द इंटरनेशनल मार्केट। ये बेसिकली सबसे, ये जो आपको नज़र आ रही है जो कि आपको ये इसमें बेल्ट लगी हुई है, ये अगर गौर से अगर आप देखेंगे आपके पास पुली लगी हुई है, तो ये सबसे पावरफुल जो है ना आपके पास मोटराइज पुली है, और इसकी जो इंटरनेशनल जो है ना फास्टेस्ट भी है और पावरफुल भी है। इसका आप वेट देखिए कितना है, 4980 वेट है। ठीक है, तो ये आज आपका टॉपिक था। अगर अगेन जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज करता हूँ, कोई चीज़ अगर नहीं समझ आती तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में, और जो है ना आप ईमेल के ज़रिए से आप जो है ना कमेंट सेक्शन में मेरे से मोबाइल नंबर ले सकते हैं। कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।